पंजाब यूनिवर्सिटी, जहाँ वो ग्राउंड में हरी भरी घास पर बैठी कानों में हैंड फ्री लगाए इंग्लिश सॉन्ग सुनने में पूरी तरह महव थी। गाना सुनते सुनते वो अपने ही ख्याली दुनिया में मगन थी। मान अपने शाने पर पड़ने वाले थप्पड़ पर वो चौंक कर दाएं जानिब देखने पर मजबूर हुई, जहाँ रमीज बैठा पुरशोक निगाहों से उसकी जानिब ही देख रहा था। वो उसकी सूरत देखते ही नागवारी से रुख पलट गई। जो मूड कुछ देर पहले उसका खुशगवार था, अब नाखुशगवारी में बदल चुका था। वो ज़मीन से अपना बैग उठाती वहां से उठ खड़ी हुई। एलाया, मेरी बात तो सुनो। रमीज अपनी इस कदर बेइज्जती पर दांत कचकचाते बज़ाहिर मोहब्बत भरे लहजे में बोला तो उसके लहजे पर एलाया के बढ़ते कदम ज़मीन पर बेसाख्ता थमे थे। उसने झटके से पलटते कीना तोड़ नज़रों से उस शख्स की जानिब देखा जो उससे एक सेमेस्टर छोटा लेकिन हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा हुआ था। शायद वो अभी एलाया मलिक से वाकिफ नहीं था। क्या है, जल्दी से बकवास करो, पक मेरे पास वक्त नहीं है। वो तमाम लिहाज बालाए ताक रखते फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली तो रमीज के लफ्ज जो मुस्कुरा रहे थे फौरन से पहले सिमटे। उसने एक तिरछी निगाह उस हुस्न की पुड़िया पर डाली जो जितनी हसीन थी उतनी ही खुद से बेनियाज भी। बकवास नहीं करनी, बस एक बात करनी है। उसने गला खंकारते गोया तमहीद बांधी थी बात की और मिठास भरे लहजे में उसे मुखातिब किया। अलाया उसकी लंबी चौड़ी तमहीदों से तंग आकर दरख्त से पुश टिकाकर खड़ी हो गई और एक नज़र चलती फिरती रौनक पर डाली। मान उसके शहद में डूबे लहजे को देखती तो वो तीर की तरह सीधी हुई थी। सबसे पहले तो तुम्हें मेरे मुतालिक ये बात का इल्म होना चाहिए कि ये कहते ही उसने पास गुजरते एक लड़के की जैकेट से उसे अपनी जानिब खींचा। रमीज को इस अचानक हुई उफ्ताद पर हवन्नक ज़दा रह गया था। वो लड़का भी हैरान परेशान खड़ा एलाया के स्पाट अंदाज को देख रहा था, क्योंकि अब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि वो उसे कुछ कहती। पूछो इससे कि तुम्हें मेरे मुतालिक किस बात का इल्म होना चाहिए। उसके कहते ही उसने उस शख्स को अपने बिल्कुल आगे खड़ा किया। रमीज ने अपने कदम बेसाख्ता पीछे लिए। इस सरफिरी लड़की को देखते ही वह हकीकतन परेशान था। पूछो इससे, डैमिट। रमीज की मुसलसल खामोशी से थक कर वो तकरीबन चिल्लाई थी। आंखें पल भर को सुर्ख हुई। वो मुझे क्या पता होना चाहिए इनके मुतालिक, अगर मुझे इनसे दोस्ती करनी हो तो। उसने लबों पर जुबान फेरते हकलाते लहजे में लाया कि बिल्कुल सामने खड़े लड़के से पूछा, जिसके अकब में वो पूरी तरह छुप गई थी। उस लड़के ने बगौर रमीज का जायजा लिया। एकदम कुछ समझ आने पर वो समझने वाले अंदाज में सर हिला गया। सबसे अहम बात तो ये कि इन्हें मतलबी लोगों के मिठास भरे और शहद में डूबे हुए अल्फाज बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करते। शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। उसने कहते साथ ही ताइदी अंदाज में इलाया की जानिब देखा। वो दाद देती निगाहों से उसकी जानिब देखते तालियां बजा गई। चलो फूटो अब। वो चुटकी बजाते हुए सर्द लहजे में बोली तो वह बमुश्किल मुस्कुराते अपनी शर्ट झाड़ता वहां से आगे की जानिब बढ़ गया, इससे पहले कि उसकी तकलीद में रमीज भी जाता। एलाया ने आगे रखे बेंच पर एक टांग जमाते उसका रास्ता रोका। वो यकलख्त अपनी सांस रोकते उसकी आंखों में देखने लगा, जहां एक फातिहाना मुस्कुराहट रक्सा थी। मैं नागिन से भी ज्यादा जहरीली हूँ। मैं जब डसती हूँ ना तो अगला इंसान उठने के काबिल नहीं रहता और बस एक गिरा हुआ इंसान कहलाता है। वो खून आशाम निगाहों से उसकी आंखों में आंखें गाड़ती सर्द पुरतपिश लहजे में बोली तो एक लम्हे के लिए तो उसकी हिस्सें सुन्न हुई। मान उसके चेहरे का ही जायजा लेते पुरसकून सा वो मुस्कुरा दिया, जैसे उसकी बातों ने उसके आसाब पर से कोई खास असर ना डाला हो। वैसे तुम्हारे डसे को देखना चाहता हूँ मैं। मेरे मुताबिक वो भी तुम्हारी तरह ही लुत्फ देगा। वो मायनी खेज मुस्कुराहट समेत बोला। अपने मुंह पर पड़ने वाले मुक्के से उसने मुंह पर हाथ रखते ठिठक कर उसकी सिमत देखा जो आंखें छोटी किए उसी को घूर रही थी। वो सर झटकते हुए हंस दिया। वो भी एक रौनक भरी निगाह उस पर डालते अपने बॉब कट बालों को झटकते वहां से कदम आगे की जानिब बढ़ा गई। एक दोस्ती ही तो चाह रहा हूं मैं, इसमें भी इस कदर नखरे। लेकिन मैं भी तुम्हें दोस्त बना कर ही दम लूंगा, ये रमीज आलम का वादा रहा। वो मुंह बनाता उसकी पुश्त देखते बोला। एलाया इर्द गिर्द से बेनियाज अपनी ही धुन में अपनी क्लास की सिमत बढ़ रही थी। कानों में हैंड फ्री मामूल के मुताबिक मौजूद थी। ब्लैक जीन्स पर ब्लू टॉप पहने, पैरों में जॉगर्स, पॉप कट बाल झूल रहे थे। मेकअप से मुबर्रा चेहरा, वो खुद से भी शायद बेनियाज सी थी। मान किसी से जोरदार तसादुम की सूरत में वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हुई। मुकाबिल भी अपना कंधा सहलाते खूनखार तेवर समेत उस लड़की के झुके सर को देख रहा था। इर्द गिर्द से गुजरते तुलबा दम साधे आने वाले लम्हात की बाबत सोच रहे थे।
मोहतरमा दिखाई देता है कि ये जो टिच बटन जैसी आंखें हैं इन्हें उधार दे रखा है किसी को। वो गैस के आलम में उसके सर के करीब पहुंचते धाड़ा तो इलाया की पेशानी पर, उसके लहजे पर सिलवटें नमूदार हुई। उसकी हिम्मत कैसे हुई थी उससे इस तरह बात करने की। उसने बगौर उस लड़के के चेहरे को देखा तो वो कोई नया चेहरा मालूम हो रहा था, तभी उससे वाकिफ नहीं था। हाँ जी, आप क्या भूल गए? आपको ही डोनेट की थी, लेकिन अफसोस अभी भी नजर नहीं आता। वो मसनूई अफसोस करने वाले अंदाज में तंजिया मुस्कुराहट समेत बोली, बस यही फजूलियात, और तुम लड़कियों को लड़कों से बात करने का मौका चाहिए होता है। इतनी बेशर्मी लाती कहाँ से हो? वो तमस्कुर उड़ाती निगाहों से उसे घूरता हुआ घुर्राया। उसकी इस कदर तज़हीक आमेज बात पर एलाया के तन बदन में आग ही लग गई थी। गोया, जुबान संभाल के बात करो वरना जुबान गुद्दी से खींचने में एक लम्हा नहीं लगाऊंगी। वो कहर आलूद निगाहों से उस छिले हुए आलू को देखते हुए धाड़ी, जिसकी बातों ने उसके अंदर हर्ष सा बर्पा कर दिया था। वो लड़कों से दूर भागने वाली, और फिर भी ऐसी जहर आलूद बातें सुननी पड़े, ये कहाँ का इंसाफ था। उस लड़के ने तंजिया निगाहों से उसकी जानिब देखा, मतलब उसकी बात ने ही उस लड़की के दिमाग की बत्ती जलाई थी। वैसे खैर तो है ना, तुम मुझसे टकराई, कहीं नॉवेल्स की हीरोइंस की तरह फंसाने के चक्रों में तो नहीं थी मुझे? वो फर्जी कॉलर झाड़ते हुए उसकी जानिब झुकते मायनी खेजी से गोया हुआ तो इलाया ने खश्मी निगाहों से उसकी जानिब देखा। पहले ना एक काम करो, रुको एक मिनट। वो ये कहते ही अपने बैग से कुछ तलाश करने लगी। चीजें उलट पुलट करते वो कुछ ढूंढ रही थी। इर्द गिर्द मौजूद सब तालबात तजस्सुस से उसकी कार्रवाई मुलाहिजा कर रहे थे। एलाया ने एक जस्त में अपने बैग से छोटा सा आईना निकालते उसके चेहरे के सामने किया था। उस लड़के ने अचंभे से उसकी हरकत देखी थी। उसकी सवालिया निगाहें आईने पर महसूस करते एलाया मुस्कुराते हुए उसके तासुरात जांचने लगी। अपनी शक्ल देखो और फिर मुझे बताओ, बस ये बताओ कि तुम में ऐसा क्या है जो मैं, एलाया मलिक, तुम जैसे छिले हुए आलू को फंसाएगी। कोई एक चीज तो बताओ तुम ऐसी जिससे लड़कियां अट्रैक्ट हों। वो संजीदगी से दोनों हाथ सीने पर बांधते उसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए बोली तो उस लड़के का रंग सूरत से फीका पड़ा था उसकी बात पर, लेकिन अब अपना पलड़ा झुकने थोड़ी ना देना था। तुम क्या ये तमाम ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सामान अपने पास रखती हो हम वक्त? वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला तो इलाया ने सताइशी अंदाज में उसकी जानिब देखा। पहली बात ये कि ये कोई ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं। दूसरी बात ये कि मैं अपने पास रखती ज़रूर हूँ, लेकिन खुद के लिए नहीं, तुम जैसे आवारा मुश्तंडों के लिए, ताकि उन्हें उनकी औकात याद दिला सकूं, जैसे अभी तुम्हें तुम्हारी दिलाई है। और तीसरी बात, और अब अपनी ये चुंदिया लो और यहाँ से फरार लो, वरना फिर ये हाथ होगा और तुम्हारी ये चुंदिया जिस पर तुम्हें इतना नाज है। उसने अगले ही लम्हे बर्फीले लहजे में उसकी सुथरी करते हुए उसे उसकी औकात वाजे की। वो लड़का एक तनफ्फुर भरी निगाह उस पर डालते वहां से निकलता चला गया। एलाया ने उसके जाते ही जब्त से मुठियां भींची। ये लड़का न जाने क्यों से खटका था, और बुरी तरह खटका था। उसने मशकूक निगाहों से उसकी चौड़ी पुश्त को देखा था जब तक कि वो निगाहों से ओझल ना हो गया। एलाया, क्या हो गया? ठीक तो हो तुम? इसी दौरान रमीज की तशवीश भरी आवाज़ पर उसने ठिठक कर रुख मोड़ते उसकी जानिब देखा, जिसका सांस फूला हुआ था। एलाया ने फ़कत आइब्रा उचकाने पर इत्तफा किया। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अलबत्ता तुम्हारे आसार मुझे कुछ खटक रहे हैं, ठीक नहीं दिख रहे। क्या तुम्हारे साथ भी वही करूं जो उसके साथ किया है? उसने सवालिया अंदाज में भवें उचकाई तो मुईज़ का रंग सूरत से उड़ा। उसने बमुश्किल मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा। ये लड़की कितनी दमदार है, वो बस ये सोच सका सिर्फ। नहीं, मैं तो बस तुम्हारे मुतालिक इस्तफसार कर रहा हूँ कि उसने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें। दरअसल वो अच्छा इंसान नहीं है ना। उसने अपने तई बहुत ही समझदारी वाली बात की थी। एलाया ने ठिठक कर उसकी सिमत देखा। वो लड़का तो उसे भी मशकूक लगा था। मैंने ये बात तुम्हें पहले भी कही थी, अब फिर कह रही हूँ कि ये फरेबी लहजे किसी और को जाकर दिखाना, क्योंकि मैं एक ऐसा सख्त जान पत्थर हूँ जो इन फरेबी चीज़ों से कतई नहीं पिघल सकता। गॉट इट? वो सख्त लहजे में बोलती अपने बालों को झटकती वहां से चली गई। मुइज़ ने पुरसोच निगाहों से उसकी जानिब देखा, जो अब अपने कानों में हैंड फ्री लगा रही थी, जैसे उस गुजरे वाक़ये से कोई ताल्लुक ही ना हो उसका। इस्लामाबाद में मुकीम एक शानदार 5 मरले का बना आला तर्ज का घर, जहां उस वक्त 3 अफराद रिहाइश पजीर थे, जिसमें से एक किचन में बड़बड़ाते हुए नाश्ता तैयार करने में मसरूफ था, जबकि दूसरा लाउंज में मौजूद सोफ़ों की डस्टिंग करने में महव
دونوں کی آنکھیں نیند سے اچھی خاصی بوجھل تھیں، جیسے انہیں زبردستی یہاں لا کر کھڑا کر کے کام پر لگایا گیا ہو۔ کیا زبردستی ہے یار، ایک اس انڈے کی مجھ سے کوئی خاص دشمنی ہے۔ جب بھی بنانے کھڑا ہوتا ہوں عجیب و غریب نقشے ہی بن جاتے ہیں۔ کچن میں کھڑا وجود کف گیر فرائنگ پین میں پٹکتا جھنجھلاتے ہوئے بولا تو ڈسٹنگ کرنے والے وجود نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے اس کی جانب دیکھا۔ اپنی فضولیات کا گلا گھونٹو اور جلدی سے اس انڈے کی نیا پار لگاؤ، ورنہ اندر جو کمرے میں وجود ہے نا تمہارا نقشہ بنا دے گا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ سمیت اس کی جانب دیکھتے ہوئے بے نیازی سے بولا تو اس کی بات پر وہ منہ بھی سوڑ گیا۔ جانتا تھا کہ وہ وقت کا کس قدر پابند ہے، حتیٰ کہ اسے ایک سیکنڈ کی بھی دیری پسند نہیں تھی۔ وہ سر جھٹکتا ایک بار پھر جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگا، کیونکہ انہیں اس کے بعد کسی ضروری کام کے تحت جانا بھی تھا۔ ناشتہ تیار ہونے کے بعد اس نے میز پر لگانے کے بعد فخریہ انداز میں اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے کوئی قلعہ فتح کیا ہو۔ چل بیٹا، اب بھائی کو بلا لاتا ہوں۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا اشب کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ اس کے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچتے ہی اس نے ایک گہرا سانس فضا کے سپورٹ کیا اور دروازہ بجایا۔ بھائی ناشتہ تیار ہے۔ اس کی آواز پر اشب، جو خود پر پرفیوم سپرے کر رہا تھا، چونک اٹھا۔ ڈارک بلیو کلر کی جینس پر شرٹ پہنے، قیمتی برانڈ کی گھڑی کلائی میں باندھے، پیروں میں جوگر زوٹ سے وہ نقشک سے تیار تھا۔ آ رہا ہوں، اسے جواب دیتے اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر بجتا اپنا موبائل اٹھایا تھا، جہاں ڈیڈ کالنگ جگمگا رہا تھا۔ اس کے کٹاؤ دار لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ اس نے فون اٹھاتے صورت سے کان سے لگایا کہ کہیں کال ہی نہ کٹ جائے۔ السلام علیکم، کیسے ہو میرے شیر؟ ان کی خوشگوار آواز پر اشب نے آنکھیں مونتے ان کی آواز کو محسوس کیا۔ ایک فرحت بخش احساس اس کے رگ و پے میں سرایت کرتا چلا گیا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں ڈیڈ، آپ بتائیں؟ اس نے جواباً مسکاتے لہجے میں استفسار کیا تو آفاق صاحب نے جواباً تسلی بخش جواب دیا، میں نے سوچا کہ میری بے دید اولاد کو تو میری یاد آنی نہیں، تو کیوں نہ میں ہی اسے یاد کر لوں۔ میرے خیال سے بیٹا جی آپ اس بات کو بھلا چکے ہیں کہ آپ کا ایک عدد باپ بھی ہے جو آئے روز آپ کی راہ تکتا رہتا ہے۔ وہ مصنوعی شکوہ کرنے والے انداز میں بولے تو وہ شوز کی لیسز بند کرتے سر جھٹکتے دھیما سا ہنس دیا، کیونکہ اس وقت اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یاد ان کو کیا جاتا ہے جن کو بھلایا گیا ہو، آپ تو اس دل میں رہتے ہیں، پھر روز روز آپ کو یاد کرنے کی نوبت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ وہ مسخرے پن سے بولا تو اس کی حاضر جوابی پر آفاق صاحب کا قہقہہ بے ساختہ نکلا تھا۔ ان سے باتوں کے دوران ہی وہ فون کان سے لگائے باہر کی سمت بڑھ گیا، کیونکہ 8 بجنے میں فقط 2 منٹ باقی تھے اور اسے پورے وقت پر ناشتے کی میز پر پہنچنا تھا۔ وہ اپنی مخصوص پروقار چال چلتے خوشبوؤں میں بسا بسایا جو ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو میز بجاتے حسن نے قدموں کی چاپ پر گردن اٹھائی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اپنی جگہ سنبھال گیا اور حسن کو دیکھتے بھویں اچکائیں۔ شاید وہ زین کے متعلق پوچھنا چاہ رہا تھا۔ حسن نے انگلی سے اس کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد وہ بھی نقشک سا تیار لاؤنج میں داخل ہوا اور اپنی جگہ سنبھال لی۔ اشب نے خاموشی سے فون سپیکر پر ڈالا۔ ان دونوں نے بیک وقت فون پر موجود شخص آفاق صاحب کو سلام کیا تو وہ فقط مسکرا دیے۔ کیسے ہو میرے شیر جوانو؟ ان کی بات پر ان دونوں نے تسلی بخش جواب دیا اور اپنے اپنے ناشتے کی سمت توجہ مبذول کی۔ آپ بتائیں ڈیڈ، کیسے یاد کیا؟ سب خیریت؟ اشب کو ان کی صبح صبح کال کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی، تبھی ناشتے سے انصاف کرنے کے دوران ہی ان سے سوال کیا۔ میرا کیا ہے، بوڑھی جان ہوں، کبھی بھی یاد کر لوں، کچھ پتہ تھوڑے ہی ہے کہ کب جان نکل جائے میری۔ تو ایک ہی بات ہے، اکیلا اس گھر میں بیٹھا بور ہوتا رہتا ہوں۔ تمہیں بھی 1000 بار کہا ہے کہ شادی کر لو، میری بیٹی آ جائے گی تو کم از کم اس کے ساتھ ہی وقت گزاری کر لیا کروں گا اور گھر بھی کاٹ کھانے کو نہیں دوڑے گا۔ ان کی آواز میں افسردگی محسوس کرتے اس کی حس نے اسے آگاہ کر دیا کہ ان کی بات کیا رخ لینے والی ہے، اور وہی ہوا جس کی امید تھی۔ اس کی توقع کے عین مطابق ان کی بات کا اختتام اس کی شادی پر ہی ہوا تھا۔ اس کا چہرہ سرعت سے سپاٹ ہوا، بار بار کے ایک ہی ٹاپک سے وہ خوف کا شکار ہو رہا تھا۔ ڈیڈ آپ کی تنہائی کا سامان کر دوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میرے کام کی نوعیت کیا ہے۔ خدا نخواستہ میری جان کو کچھ ہو جاتا ہے تو میں اپنی بدولت کسی کی زندگی کو۔ اشب باس کی کال ہے۔ وہ جو پوری دل جمعی سے آفاق صاحب سے فون پر مصروف تھا چونک کر زین کی سمت متوجہ ہوا جو سنجیدگی سے فون اس کی جانب بڑھا رہا تھا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم سر، اس نے فون تھام کر کان سے لگاتے کہا۔
वालेकुम अस्सलाम। अशब, अगले घंटे में मुझसे मिलो। जैन और हसन समेत एक ज़रूरी केस के मुतालिक बात करनी है। 1 घंटा है सिर्फ आपके पास। उनकी संजीदा स्पार्ट आवाज़ माउथ पीस में उभरी तो वो बिना कोई वक्त ज़ाया किए कुर्सी खींच कर उठ खड़ा हुआ। चेहरे के नकूश तन चुके थे। कुछ देर पहले जिस चेहरे पर कुछ हंसी थी वो अब थम कर संजीदगी इख्तियार कर चुकी थी। जी सर, हम बस पहुंच रहे हैं। इंशाल्लाह 1 घंटे में आपके पास होंगे। उसने मजबूत लहजे में बोलते ही फ़ोन काटते उन दोनों को भी उठने का इशारा किया, जो हैरान परेशान उसकी जानिब देख रहे थे। सर ने इमरजेंसी में बुलाया है। उसने उन दोनों के चेहरे के तासुरात देखे तो बताया, तो वो भी संजीदगी से वहाँ से उठ खड़े हुए। पोर्च में पहुँचते ही उनकी जीप जहाज़ किसी तेज़ी से वहाँ से निकली थी। तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत के बाद उनकी गाड़ी हेडक्वार्टर की हदूद में दाखिल हो चुकी थी। वहाँ पहुँचते ही वो लोग यूं ही जीप से उतरे तो घड़ी दिन के 11 बजा रही थी। वहाँ के कुछ जवान जो वहीं पहरेदारी कर रहे थे, उनके अपने करीब आते ही अलर्ट होकर खड़े हुए। मेजर अशब को अपने करीब आते देख उन सब ने सल्यूट किया। वो एक मुस्कुराती निगाह उन सब पर डालते जनरल आकिफ के ऑफिस की जानिब बढ़ गए। कमरे में मौजूद 3 नफूस खामोशी से अपने सामने बैठे इंसान की बातों को अपने जहनों में फिट कर रहे थे। कमरे की फिजा में फ़कत जनरल आकिफ की आवाज़ ही गूंज रही थी। यहाँ जो कुछ भी डिस्कस किया जा रहा था वो सिर्फ उन कुछ खास लोगों तक ही रसाई हासिल कर रहा था। कुछ देर तो उनकी मीटिंग बंद कमरे में चलती रही। मेजर, मैं आपसे पूरी उम्मीद लगा सकता हूँ कि आप मेरी सोच पर पूरा उतरेंगे। जनरल की संजीदा आवाज़ पर उन तीनों ने पुरआज़्म अंदाज में उनकी जानिब देखा था। इस खास मकसद के लिए उन्हें चुना गया था तो वो क्यों कर अपने फ़र्ज से पीछे हटते। तभी चमकती निगाहों से उनकी जानिब देखा। ये तीनों इंटेलिजेंस में होने की बदौलत अपनी तमाम मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाते थे, जिससे उस मुल्क की हिफाजत की जा सके। योर ऑर्डर इज़ आवर कमांड सर, उन तीनों ने बैक वक्त जवाब दिया तो वो भी फ़खरिया अंदाज में मुस्कुरा दिए थे। दैट्स ओके, दिस मीटिंग इज़ ओवर नाउ, यू कैन गो। उनकी स्पार्ट आवाज़ पर वो सब यकजा सल्यूट करते बाहर निकल गए, जबकि मेजर अशब वहीं कुर्सी संभाले बैठा रह गया। मैंने इस खास मकसद को लीड करने का हुक्म इसीलिए दिया है क्योंकि मेजर अशब अब तक की हिट लिस्ट पर है, जो हर किस्म के दुश्मनों को राह से हटाते उन्हें सफ़ाए हस्ती से मिटाता आया है। क्योंकि जैसे दुश्मन तुम्हारे नाम से ही थर थर काँपते हैं, तुम्हारी जिस कदर दहशत पूरी दुनिया में फैली है, मुझे उम्मीद है कि तुम ये पहाड़ भी सर कर लोगे। तुम्हारे हाथों से कोई भी दुश्मन आज तक नहीं छूटा। ये तुम्हारी मजबूती है या उनका तुम्हें देखकर कमज़ोर पड़ना, लेकिन जो भी है हमें बेहद पसंद है। वो सताइशी अंदाज में उसकी जानिब देखते हुए बोले, जो फोची कट हेयर स्टाइल में हल्की हल्की दाढ़ी, फिलहाल जीन्स के साथ शर्ट पहने हुए था। उन्हें अंदाज़ा था कि उनके हुक्म पर ही वो दौड़ा दौड़ा चला आया होगा। पूरी तफसील तो वो मीटिंग में बता ही चुके थे, लेकिन कुछ अहम बातें थीं जो वो सिर्फ उसी से डिस्कस करना चाहते थे। सर, ना ही मेरी मजबूती है और ना ही मुझे देखकर कोई कमज़ोर पड़ता है। बस हर काम से कब अल्लाह का कलाम ही मेरी हिम्मत बंधाता है। तभी तो किसी हैवान की धज्जियाँ उड़ाने से पहले मेजर अशब सोचना भी गवारा नहीं करता। दुश्मन तो मेरे दिमाग में पहली निगाह में ही नस्ब हो जाता है। वो भी जवाबन मध्यम लहजे में बोला तो उसकी हाजिर जवाबी के तो वो हमेशा से ही कायल थे। चलें भाई, भेज दें हमारे भाई को। हम जानते हैं कि आप अपनी महबूबा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमें इस वक्त इनकी कमी शिद्दत से महसूस हो रही है। हसन की बर वक्त आमद पर सोने पे सुहागा, उसके अंदाज में जनरल आकिफ कह कहा लगा कर हंसे थे। वो उसकी हरकतों और मस्खरेपन से बखूबी वाकिफ थे। सर, आप इसकी बकवास पर बिल्कुल तवज्जो ना दिया करें। चलें अशब। जैन ने उसके सर पर थप्पड़ मारते संजीदगी से उन दोनों की तरफ देखा था तो वो इस बात में सर हिला गए। खैर सर, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं ज़मानत देता हूँ कि इस मिशन को पूरा करके ही लौटूंगा। इस मुल्क की बहन बेटियों माओं की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है और हम लोग मर कर भी अपने फ़र्ज से कोताही नहीं बरत सकते। हम लोग आज रात की फ़्लाइट से ही लाहौर के लिए रवाना हो रहे हैं। वो निहायत संजीदगी से बोला तो उन दोनों ने भी ताइदी अंदाज में सर हिलाया था। वेल डन मेरे शेर जवानों, मुझे आप सबसे यही उम्मीद थी। खुदा तुम सबका हामी और नासिर हो। मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा जब फतह याबी तुम सबका मुकद्दर ठहरेगी।
उन्होंने मजबूत लहजे में बोलते मुबहम से मुस्कुराहट समेत उन तीनों की पीठ थपथपाई। वो तीनों बैक वक्त उन्हें सल्यूट करते कमरे की दहलीज अबूर कर गए। ये तीनों आर्मी में खिदमात सरंजाम देने के साथ साथ खुफिया तौर पर एजेंट्स की ड्यूटी भी निभा रहे थे। मुल्क के दिन ब दिन बिगड़ते हालात ने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर किया था ताकि वो सबकी हिफाजत का जिम्मा खुद ले सकें। वो जूं ही गुनगुनाती हुई घर के लॉन में दाखिल हुई, सामने का मंजर देखते उसके माथे पर नासमझी से शिकने नमूदार हुई। उसने जरा सा कदम आगे बढ़ाते इर्द गिर्द का जायजा लिया। उसे हैरत हुई कि कौन इजाजत के बगैर ये सामान यहाँ से निकालने की कोताही कर सकता है। अनेक्सी से सारा सामान निकालते किसी ने एक जानिब लगाया हुआ था। उन चीज़ों को देखते उसका दिल होला था। उसने आसमान की जानिब चेहरा करते आंखें मूंदते जलते दिल को सुकून पहुंचाना चाहा। कुछ ही लम्हों के तवक्कुफ के बाद ठंडी हवा का झोंका उसके सीने में फुहार बनकर बरसा। उसने एक गहरा सांस फिजा के सपुर्द किया और अपना बैग एक जानिब बने झूले पर फेंकते कदम अनेक्सी की तरफ बढ़ाए ताकि देख सके कि किसकी इतनी जुर्रत हुई। मान खान बाबा को काटन उठाते बाहर की जानिब आता देख उसने सदमे किसी कैफियत में उनकी जानिब देखा। खान बाबा ये सब? हैरत की ज्यादती से उसकी आवाज़ गूंग रह गई। आंखों में बेचैनी का अंसर नुमाया था। ये लाया बीबी दादी हजूर का हुक्म है। उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया और दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गए, जबकि उनकी बात पर एलाया के चेहरे के तासुरात तने थे। उसने ज़ब्त से मुठियाँ भींची। न जाने वो किस जन्म की दुश्मनी निभा रही थी उससे, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रही हैं? कुछ तो बताया होगा उन्होंने। उसने परेशानी से माथा मसलते इस्तफसार किया तो वो नासमझी से कंधे उचका गए। वो अपना निचला लब दांतों तले दबाती अतराफ के चक्कर काटने लगी। हवा में बढ़ती खुनकी की बदौलत वो बार बार अपने हाथ मसल रही थी। बीबी जी, आप उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेती? खान बाबा ने उसकी बेचैनी देखते निहायत में मुफ्त मशवरा दिया था, या यूं कहिए कि शेर की किचार में हाथ डाला था। वो झटके से उनकी जानिब रुख मोड़ते कहर आलूद निगाहों से उनकी जानिब देखने लगी। जैसे हमारे दरमियान तो बहुत अच्छे मरासिम है ना, कि मैं एक बार पूछूंगी और वो मेरी मोहब्बत में मजबूर होकर सीधी तरह मुझे जवाब दे देंगी। वो फाड़ खाने वाले अंदाज में झुंझलाते हुए गोया हुई तो खान बाबा ने उसके पल पल बदलते तेवर देखकर खिसियाने होते वहां से निकलने में ही आफियत जानी। कोई भरोसा नहीं था कि ये शेरनी उन्हें कच्चा ही चबा जाती। उनके जाते ही वो कुछ सोचती तनफन करती उनके कमरे की जानिब चल दी। उनके कमरे के नज़दीक पहुंचते ही उसने झटके से दरवाज़ा खोला। वो जो बेड ग्राउंड से पुष्ट लगाए आंखें मूंदे तस्बीह पढ़ने में महव थी, चौंक कर सीधी हुई, लेकिन सामने खड़ी एलाया को देखते ही उनके चेहरे पर नागवारी फैली थी। लगता है सारी तमीज़ तहजीब भुला दी हुई आप, जो ऐसे मुंह फाड़ कर अंदर दाखिल हो रही हैं। उन्होंने सख्ती से उसकी हरकत पर उसे टोका। जवाबन वो बेनियाजी से जूतों समेत ही सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठी। आपकी ही परवरिश है, मैं क्या कह सकती हूँ। वो तो गोया उसकी बेनियाजी पर अश कर उठी थी, जो अपनी बदतमीजियों के तमाम इल्ज़ाम उन्हीं के सर डाल रही थी। मुझे कोई शौक़ नहीं है आप जैसी नाहिनजार औलाद की परवरिश करने का। उन्होंने सर्द मोहरी से उसे बावर करवाया। जवाबन वो लबों पर मचलती मुस्कुराहट का गला घोंट गई। तो तमीज़ तहजीब की बात भी मत किया करें आप तो, क्योंकि जब जब आप मेरे ऊपर इस मामले में उंगली उठाएंगी ना, तब तब मैं यही जवाब दूंगी। मैं आप पर ही उंगली उठाऊंगी जवाब में। वो शाने बेनियाजी से कंधे उचकाते हुए बोली। सफूरा बेगम दांत कचकचा कर रह गई उस लड़की की हट धर्मी पर। खैर, मुझे ये बताएं कि यह अनेक्सी को किससे पूछकर हाथ लगाया आपने? जो चीज़ सालों से बंद है उसे खोलकर क्यों दिल में दफन जख्मों को उधेड़ रही हैं आप एक नए सिरे से? वो स्पाट अंदाज में उनसे मुखातिब हुई। मुझे अपने घर के मामलात के मुतालिक किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं बखूबी जानती हूँ कि क्या बेहतर है और क्या नहीं। उन्होंने रऊनत के साथ कहते ही उसे नज़रअंदाज करते हुए तस्बीह चूमते आंखों से लगाई थी। एलाया ने तमस्कर उड़ाती निगाहों से उनके बूढ़े हाथों में मौजूद तस्बीह के दानों को देखा था। क्या इन जैसी औरत की भी इबादत कबूल होती होंगी? वो मंजर देखते एक यही बात उसके जहन के दरीचों में लहराई थी। सफूरा बेगम, मुझे जवाब चाहिए। इसमें इतनी ज़रूरी चीज़ें थी, आपने एक ही लम्हे में सब कुछ बाहर निकलवा दिया। उन्होंने जैसे उसकी कमज़ोरी पर वार किया था। तभी वो मचल रही थी जानने के लिए, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो खाली पड़ी थी। मैंने सोचा उसे किराए पर दे दिया जाए। वैसे भी जब इस घर का चार्ज मेरे हाथ में है तो ज़रूरी है कि इस अनेक्सी का भी मेरे ही पास रहे। उन्होंने उंगली उठाते उसे बताया।
میرا نہیں تو کم از کم اپنے ہاتھوں میں موجود اس چیز کا ہی خیال کر لیں۔ آپ کی عبادات کس کام کی ہیں جب آپ اس پاک ذات کے بندوں کو نئے نئے سروں سے تکلیفوں سے دوچار کرتی ہیں؟ وہ تھکے تھکے اعصاب سمیت بولی تو صفورہ بیگم نے کٹیلی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ نے میرے دل پر وار کیا ہے، یاد رکھیے گا۔ الہیہ کبھی بھی اپنے بدلے سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ میں بھی بہت جلد آپ کے اسی دل پہ وار کروں گی۔ وہ مضبوط لہجے میں بولتی دروازہ زور سے مارتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی انہوں نے سر جھٹکتے ایک نظر گندے صوفے کو دیکھا جو اس کے شوز کی بدولت وہاں نشان چھوڑ گیا تھا۔ انہوں نے انٹر کام اٹھاتے خان بابا کو اپنے کمرے میں آنے کا کہا تاکہ وہ یہ دھبے صاف کر سکیں۔